Hello and welcome to the exploratory journey of eye care with the pioneers of world-class eye care in India, Center for Sight Group of Eye Hospitals. Not bad, huh? नमस्ते। बढ़ती उम्र के साथ हेल्थ केयर की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। यूं तो ऑनलाइन बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बट यू कांट टोटली रिलाई ऑन दैट इंफॉर्मेशन। जैसा कि कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अल्प बोध अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज वेरी डेंजरस। लिहाजा सही जानकारी तो टॉप एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों से ही मिलती है। एम आई राइट? आइए आई केयर को थोड़ा और करीब से, थोड़ा और नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं विद डॉक्टर हर्ष कुमार, हु इज द फॉर्मर एडिशनल प्रोफेसर एट आरपी सेंटर एम्स न्यू दिल्ली एंड फेलो एट यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इनको आई केयर में अद्भुत योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हर्ष कुमार से। डॉक्टर साहब, थोड़ा मामला नाजुक है जी। नाजुक इसलिए क्योंकि हर इंसान की उम्र बढ़ रही है, तो बढ़ती उम्र के साथ आंखों से मुतालिक वो क्या इश्यूज हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए, और हम कंप्लीटली जो कहते हैं कि उस मामले में अनभिज्ञ हैं, जानते ही नहीं, ना जानने की कोशिश करते हैं, और जानना चाहिए हमें। बताइए। जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया जी कि उम्र के साथ नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि 60 की उम्र हुई तो भाई अब थोड़ा अधेड़ हो गए और अब दिखाया जाए, पर 40 के बाद हमेशा ऐसा होता है कि पास की चीज़ आपको दिखना कम हो जाती है और आपको पास के पढ़ने का चश्मा लगाना पड़ता है, और वही एक समय है जब हर व्यक्ति को एक बार ज़रूर। तो पतियों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि पास की चीजें दिखनी बंद हो जाती नहीं, पर दूर आप क्या देख रहे हो वो तो दिख जाता है उनको दिख अच्छा, ओके। तो इसलिए हाँ, ये जरूर है कि आपका मोबाइल वो नहीं पढ़ पाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, खुशखबरी है। तो 40 के बाद से कई बातें शुरू हो जाती हैं आंख के अंदर जी। जैसे कि भाई कैटरेक्ट तो बहुत ही कॉमन चीज है, जो हर एक शख्स को सफेद मोतिया होना ही। सफेद मोतिया जी, उसको कैटरेक्ट हम कहते हैं, सफेद मोतिया नॉर्मल भाषा में कहा जाता है। तो मोतिया बिंद और सफेद मोतिया काला मोतिया होता है और सफेद मोतिया होता है। तो सफेद मोतिया वो है जो सबको ही होगा, और वो मतलब इट्स इनएविटेबल कि होना ही है, होना ही है। 40 पे हो, 50 पे हो, 60 पे हो, 90 पे हो, पर होगा जरूर। ठीक है ना? तो वो एक समस्या है जब आपको दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छा। और पर उससे ज्यादा गहन समस्या है काला मोतिया, ग्लूकोमा, क्योंकि ये एक साइलेंट थीफ है। कब हो गया और कब वो आपकी नज़र लेके चला गया आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने वैसे तो 2 आंखें दे के अच्छा किया, पर काला मोतिया के लिए गड़बड़ है, क्योंकि एक आंख में नज़र कम होती है तो दूसरी आंख उसको कवर अप कर लेती है, आदमी को पता ही नहीं लगता। और तीसरी समस्या, जो अब इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल बन गया है भाई, ये तो उसमें पर्दे में ब्लीड और ये तरह तरह की समस्याएं, तो डायबिटीज़ लंबी हो तो वो दिखाना, और एक एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जैसे जैसे एज बढ़ती है सेंट्रल एरिया जो देखने वाला होता है उसमें किसी प्रकार की बीमारी होती है, जिसको हम वो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं। हाँ। तो ये बढ़ती उम्र के साथ ये चारों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जाननी। और वही जैसे हम कह रहे थे कि भाई 40 के बाद आप एक बार ज़रूर डॉक्टर को अपनी आंखों में झांक के देखने दो। अच्छा। तो वो ज़रा ध्यान से हाँ। कि तो वहाँ पे उसको ये सब पता लग जाता है कि भाई इन 4 बीमारियां हैं कि नहीं। फिर वो आपको बताएगा कि हाँ भाई आपको हर साल में एक बार आना चाहिए। तो रेगुलर चेकअप्स बहुत जरूरी हैं, पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं क्या इसके? देखिए, प्रिवेंटिव मेजर तो इनमें से किसी भी चीज़ के फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है, बट प्रिवेंटिव यही हुआ कि अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो इसमें से हर चीज़ को संभाला जा सकता है। बिल्कुल जी। तो ऐसा किसी को कह देना कि तुम्हें ये हो गया, अब तुम्हारी आंखें चली जाएंगी, तुम्हारा विजन लॉस हो जाएगा कंप्लीटली, वेरी वेरी फ्राइटनिंग। बहुत बजा फरमाया आपने, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि उसने कुछ हमने बोला और वो जाके नेट खोल लेता है। पहले भी कह रहा था कि नीम हकीम खतरे जान, हाँ वहाँ हाफ नॉलेज
सब वहां बैठे हुए हैं, आप बोलिए कि आंख में खराबी, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? उसमें प्याज का रस डाल लो, अदरक डाल लो, थोड़ी सी हल्दी डाल लो, मतलब आंखों की भुर्जी नहीं बनानी भाई साहब, आंखें ठीक करनी है मुझे। तो वहां सब बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा मसला होता जा रहा है। लोगों को ये आगाह भी करना है कि नेट पे जाके इन्फॉर्मेशन न लें भाई। डॉक्टर जो पढ़े लिखे काबिल डॉक्टर्स हैं आपके सामने, उनसे जाके सलाह मशवरा। डॉक्टर साहब, ये काला मोतिया जो आप बार बार बोल रहे हैं, आप डरा रहे हैं, ये काला मोतिया सुनने में भी तो इतना सुन के डरावना लग रहा है। आपने इसको साइलेंट थीव कहा, मैंने कहा ये डकैत है। ये तो इसका नाम जो है गब्बर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये आता है, लूट के सब चला जाता है क्या भला ये? जी, तो काला मोतिया, पहले थोड़ा सा मैं आपको ये इसमें समझाना चाहूँगा कि ये हमारी आँख का एक मॉडल है जिसमें यहाँ पे कॉर्निया है, यहाँ पे एक लेंस होता है, और जब लेंस सफ़ेद होता है तब होता है सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट, और ये अंदर पर्दा है। तो ये हमारी आँख एक फोटोग्राफिक कैमरा है जिसमें आगे ये लेंस है, वो फोकस करता है पर्दे पे, जिसे हम रेटिना भी कहते हैं। और इसी में वो जो हम कह रहे थे डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह इन चीज़ों में होती है। और ये सब फिल्म जो है, फिर ये सब मिल के जाती है, ये जो है ऑप्टिक नर्व के अंदर। जी, ये ऑप्टिक नर्व के अंदर, और तब पहुंचती है ब्रेन में। तब ब्रेन को पता लगता है कि भाई देखा क्या तुमने। ये अब होता क्या है कि आंख के अंदर क्योंकि खून तो है नहीं, क्योंकि नहीं तो पारदर्शी कैसे होती वो, तो यहाँ से एक जगह सिलरी बॉडी से पानी बनता है, जो पानी में खुराक इन सब अंदर के हिस्सों को मिलती है। और ये हिस्से को खुराक दे के कुछ छिद्र बाहर होते हैं जिनमें से वो निकल जाता है। अब क्या होता है कि कुछ लोगों में ये छेद बंद हो जाते हैं या धीरे धीरे बंद होते रहते हैं। जैसे हम कह रहे थे 40 के बाद ये समस्या शुरू होती है, तो सडनली लोग कहते हैं भाई मुझे क्यों? तो मैं उनको समझता हूँ भाई, विरासत में सिर्फ दुकान मकान थोड़ी ना मिलेगा, बीमारी भी तो मिलेगी, बीमारियां भी मिलेंगी। तो अब ये छेद जो बंद होते हैं मोस्टली विरासत में, बट 20-30-40% ऐसे भी हैं जैसे कोई भी आंख में सर्जरी हुई, उसमें ये छेद बंद हो गए, या आपने कोई स्टेरॉयड ड्रॉप डाल लिए लंबे, और ड्रॉप ही नहीं भाई, अगर स्टेरॉयड खा लिए या इवन क्रीम लगा ली, कई लोग एक्ने के लिए क्रीम लगा रहे हैं और ग्लाकोमा हो गया। अरे तो ये कोई सूजन हो गई आंख में, कोई चोट लग गई आंख में, तो वो सालों बाद भी आपको काला मोतिया दे सकती है, क्योंकि धीरे धीरे उन चीज़ों से छेद ये बंद होते रहते हैं। तो आपने कहा जब ये विरासत में ये चीजें भी मिलती हैं, तो इज इट बाय एनी चांस आल्सो हेरेडिटरी? हाँ, वही मतलब विरासत का मेरा मतलब वही हेरेडिटरी ही था। आपका वही मतलब? जी बिल्कुल। तो मैंने कहा ना लोग घबरा जाते हैं, तो मैंने कहा विरासत में, अच्छा विरासत में यू मेंट दैट मिलेगा, एग्जैक्टली हेरेडिटरी है वो, ठीक है ना। तो बहुत हद तक वो हेरेडिटरी है, पर और चीज़ों से, जैसे मैंने आपको समझाया, उनसे भी हो सकता है। और होता क्या है, जब प्रेशर ये बढ़ता है तो ये नस को धीरे धीरे खराब करने लगता है, और हमारा जो फैलाव है आंख का देखने का, धीरे धीरे साइड से जाने लगता है, और आदमी को पता नहीं लगता क्योंकि दूसरी आंख कवर कर रही है तुमको। तो वो धीरे धीरे जाता है, जब तक, और 90% लोग, तो आपको सडनली कहें भाई मेरी तो एक आंख चली गई, अरे भाई आराम से बैठो, कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो। 90% लोग दुनिया में, मतलब अच्छे कंट्रीज में 90% लोगों को जब तक ये पता लगता है कि उनको काला मोतिया है, भाई 50% आई साइट उनकी जा चुकी है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं साइलेंट थीफ। तो इसीलिए इसका जितना जल्दी उसको पकड़ लिया जाए उतना ही बेहतर है। तो जल्दी पकड़ लिया जाए जब आप कहते हैं, तो इसका तो एक ही रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब आप रेगुलर चेकअप कराते रहें हर 6 महीने पे। हाउ फ्रीक्वेंटली? तो वो उसका आंसर ये है कि भाई देखो, पहले कोई सिम्टम होता है कि नहीं, आप अगर पूछोगे तो भाई मोस्टली इस काला मोतिया में कोई सिम्टम नहीं होते। हल्के फुल्के क्या सिम्टम है, जो पास का आपका चश्मा है वो नॉर्मली 2-3 साल बाद बदलता है, +0.5 से उसका नंबर बढ़ जाता है। यार हमारा तो हर 6 महीने में बदलना है, ये क्या चक्कर है? तब पता लगता है बॉस ग्लाकोमा हो रहा है आपको, ठीक है ना, ये चेक कराओ। रात में जो चीज़ पहले आपको दिखती थी वो अब इतनी क्लियर नहीं दिखती, वो एक और कारण है। और हेडेक होना, अब हेडेक तो खैर हिंदुस्तान में सबको किसी ना किसी वजह से रहता है, बट फिर भी वो एक कारण होता है कि अगर आपको अनयूजुअल हेडेक्स हो रहे हैं। एंगल क्लोजर ग्लाकोमा एक और प्रकार का ग्लाकोमा है इसी में, जिसमें एकदम से सडन प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें आदमी को हल्के हल्के पहले तो रंग बिरंगे वो दिखने लगते हैं गोले लाइट के चारों ओर, क्योंकि जब पानी बढ़ता है, भर जाता है, तो वो कॉर्निया में पानी भर जाता है,
और कॉर्निया क्लियर है तो वो प्रिज्म बन जाते हैं, तो वो आपको तो रेनबो से दिखने लगते हैं, कलर्ड हेलोज दिखने लगते हैं, तो वो और फिर एकदम पेन हो जाता है। तो वो काला मोतिया जो एंगल क्लोजर के नाम से जाना जाता है वो तो जल्दी पकड़ लिया जाता है, पर बाकी सब में बिल्कुल धीरे धीरे होता है। और ये जो मैंने आपको सिम्टम बताया ये भी मामूली से ही है, पकड़ना इनको मुश्किल है। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि आदमी को रेगुलरली दिखाना पड़ेगा, पर किनको और ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में आपके फादर को, मदर को या इवन चाचा ताऊ को किसी को काला मोतिया था तो भाई डॉक्टर के पास जाओ और उसको ये बोलो कि हमारी फैमिली में काला मोतिया था। आप लोग जो सुन रहे हैं बहुत ध्यान से इनकी बातों पे गौर फरमाएं, और रेगुलर चेकअप्स तो है ही, पर डॉक्टर्स को ये बताना भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि कहीं जिस विरासत की बात कर रहे हैं कि विरासत में आपको तो नहीं मिली हुई, या ख़ानदान में आपके परिवार में किसी को ये हुआ हो, तो ये बताना, ये जानकारी डॉक्टर्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जिनको ये सब तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, बॉडी जब सिग्नल देने लगता है और डॉक्टर के पास जब वो जाता है तो डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट रेकमेंड करता है? जी, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि कोई ऐसा हम आपको चीर फाड़ वाला टेस्ट करेंगे। सिंपल पहले विजन किया जाता है, विजन करने के बाद एक छोटी सी मशीन पे बिठा के प्रेशर किया जाता है, और अमूमन तौर पे देखा गया है कि अगर 20 से ज़्यादा प्रेशर है तो हमें काला मोतिया होने का शक होता है, ठीक है ना। पर आजकल ऐसे भी काले मोतिये हैं जिसमें प्रेशर नॉर्मल भी होता है, क्योंकि आपकी नस के लिए हो सकता है 20 प्रेशर नॉर्मल हो, एक और नस है जिसके लिए 12 प्रेशर भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें उससे 12 से भी उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता लगेगा हमें? अब हमने उसकी अंदर नस देखी, तो जब हमने नस को देखा यहाँ से तो उसके फ़ोटो खींचे, उसका एक फील्ड टेस्ट किया जिसमें क्या फैलाव है आपकी आँख का। तो आप अगर एक आँख बंद करके देखें तो हर चीज़ आपको यहाँ तक ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है, पर इसमें आप बंद कर देखें और आपको काला मोतिया तो आप कहेंगे अरे भाई इधर से तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। और इसी वजह से उन लोगों की कई बार टक्कर हो जाती है, कई बार गाड़ी आके साइड से मार जाती है, तब उसे समझ में आता है यार मामला गड़बड़ है कुछ। पर जब गाड़ी टक्कर मारती है तो ग्लूकोमा किसको हुआ? तो जो चल रहा है या गाड़ी चल रहा है? दोनों में से किसी को हो सकता है। दोनों को भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक फरमाया, किसी को भी हो सकता है। तो फिर ये फील्ड टेस्ट करते हैं हम। कई बार फील्ड नॉर्मल आता है पर प्रेशर ज़्यादा है, तो और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है हमारे घर, ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी, OCT वगैरह, जिनसे कि पता लगता है कि अंदर क्या है, नसों में कितनी गिरावट ऑलरेडी आ गई है। और एक गोनियोस्कोपी का टेस्ट होता है, एक हल्का सा शीशा आंख के ऊपर लगा के देखते हैं कि भाई एंगल क्लोज तो नहीं है, तो फिर उसका उपचार पहले लेजर से किया जाता है। तो वो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा था जो हम आपको समझा रहे हैं। इसका प्रोग्नोसिस जो है वो क्या कैसा रहता है? तो देखिए शेखर जी, इसमें नज़र जो चली गई वो तो वापस नहीं आएगी, और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे थे कि भाई रेगुलर चेकअप कराओ, जितनी जल्दी पकड़ लिया गया मामला वहीं रुक जाएगा तुम्हारा। अगर 10% डैमेज है तो 10 पे ही रुक जाओगे भाई। ये बात you know they always say in medical terms also and otherwise also the stitch in time saves 9। अगर आपने वक्त पे अगर किसी मर्ज को पकड़ लिया तो वो मर्ज वहीं का वहीं थम जाएगा। अभी हम पूछना चाहें कि इसका इलाज क्या है या सर्जरी वगैरह जो भी होती है वो? जी। तो अगर जैसे ही हमको पता लगता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई एंगल क्लोजर है कि दूसरा वाला है, और उसके अगर एंगल क्लोजर होता है तो उसमें पहले एक लेजर किया जाता है जिससे कुछ छेद खोले जाते हैं, और इवन ओपन एंगल में आजकल कुछ प्रकार के लेजर मौजूद हैं जिनसे हम ये प्रेशर को लो कर सकते हैं। पर अमूमन तौर पे 80 से 90% लोगों का कंट्रोल दवाइयों से ही होता है। आई ड्रॉप्स डालने बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप कितने दिनों से इस प्रोफेशन में हैं और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉक्टर? तो ये मेरी एज पता लग जाएगी? नहीं, एज नहीं पता चलेगी ना, हो सकता है आपने 5-10 साल की उम्र से ये तो शुरुआत कर दी, हम वहां से मान के चलेंगे। मतलब अब फिर भी आप कितने सालों से आप इसमें हैं? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि पिछले 10-20 सालों में, वर्षों में इसमें कितना तकनीकी तौर पर बदलाव आया? पहले इसका इलाज था या नहीं था, ये टेस्ट थे नहीं थे, किस तरह से आप लोग पहले हैंडल करते थे और अब कितना फर्क आ गया और सहूलियतें कितनी बढ़ी हैं? जी। तो हम 40 साल से काम कर रहे हैं। जी। तो मैं ये 40 साल से देख रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे, मतलब पैदा होते ही आपने शुरू कर दिया? नहीं सर। हाँ चलिए। तो ये शुरू ऐसे। हाँ जी। तो पहले सिर्फ दवाइयाँ थी हमारे पास। सिर्फ दवाइयाँ? जी, और
ऑपरेशन होते थे पर वो अगर सक्सेसफुल नहीं होता। अल्लाह अल्लाह खैर हाँ, सल्लाह, बस या इधर या आज उधर। वो देखे कि वो ऑपरेशन ऐसे होते थे तो भाई गनीमत समझो कि हमारा नहीं हुआ वैसा। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल अनकंट्रोल्ड से ऑपरेशन था नहीं कुछ। डॉक्टर अपनी कोशिश करते थे उस जमाने में आंख के अंदर एक छेद बना के पानी बाहर निकाल लेने की, पर वो प्रोटेक्टेड नहीं होता था। थोड़ा प्रिमिटिव भी मुझे साउंड कर, है ना? हाँ, प्रिमिटिव सा था काफी, और दवाइयाँ जो बहुत कम ही एक आध दवाई उस समय आती थी। अच्छा अब बेहतरीन चीज़ क्या हुई कि धीरे धीरे सर्जरी भी रिफाइंड हो गई जी। तो अब ट्रेबेकुलेक्टमी करके सर्जरी आई, उसके बाद कोई ट्यूब्स एंड शंट्स आए, अब एक मिनिमली इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरी आती है, मिग्स कहते हैं, जिसमें एक 1 मिलीमीटर से भी कम का छोटा वो एक ट्यूब सा होता है, वो आँख के अंदर हम डाल देते हैं। कितना सूक्ष्म, कितना माइन्यूट, और आप ये मतलब वो जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम बैठते हैं तो हमें अपनी उम्र नजर आ जाती है, जी जी क्योंकि उसको इतना मैग्नीफाई करना पड़ता है। हाँ, तो वो पर वही है कि वेरी इंट्रिकेट, वेरी इंट्रिकेट। पर दूसरी बात शेखर जी, सबसे बेहतरीन बात जो हुई है कि अब नई नई दवाइयाँ रोज निकल रही हैं, जी जी, और ऑलमोस्ट 90% क्या 95% लोगों का दवाइयों से ही काम चल जाता है। वाह। और बाहर विदेश में जो भी नई से नई दवाइयाँ हैं आज हमारे देश में हमारे सेंटर में मौजूद है। काला मोतिया में आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल रेगुलर जिस टाइम पे डाली जाती हैं उसी टाइम पे डालनी है, क्योंकि मेरा एक आध मरीज आते हैं बहुत ही अच्छे कंट्रोल। मैंने कहा भाई क्या करते हो यार, तो कहता है सर आग भी लगी होगी ना घर में और टाइम होगा दवाई डालने का, पहले दवाई डालूंगा फिर आग बुझाऊंगा, फिर पानी डालूंगा, फिर पानी डालूंगा उधर। हाँ। तो ऐसे लोग भी हैं। तो वही बात है कि ये डरावनी चीज है, पर प्लीज इंटरनेट मत पढ़ो। ये बार बार डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं और बार बार हम भी कर रहे हैं, और सेल्फ अपॉइंटेड डॉक्टर्स मत बनिए, खुद अपने आप के डॉक्टर मत बनिए। सुन सुन के आप जो पता नहीं कोई भी क्वैक बैठा है, कोई पता नहीं किस तरह का हकीम बैठा है, या बेहुदे से लोग बैठे हैं जो सिर्फ व्यूज के लिए और दिखने के लिए ये सब करते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं बाकायदा। कहते हैं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक तो हमारा काम यहीं से निकल जा रहा है, वहाँ हमारी फीस जाएगी, वक्त भी बर्बाद होगा, यहीं से सीख लेते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 24 गए 26 बनने और दूबे बन के आ गए, ऐसा भी हो जाता है। तो आंखों का मामला जो है वो सूक्ष्म है और बहुत डेलिकेट, बहुत ज्यादा डेलिकेट। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट इट। बाकी सारी चीजें आप थोड़ा आगे पीछे कर लें चलेगा, आंखों को लेके भी, आंख है तो जान है। आंख अगर एक बार चली गई तो आपकी पूरी दुनिया जो है अंधकार से भर जाएगी, एंड यू वोंट वांट दैट। तो डॉक्टर साहब जो हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और ये बता भी रहे हैं कि पहले ये हर्ष की बात है और पन इंटेंडेड कि अब हम उस प्रिमिटिव स्थिति से निकल के अब एक ऐसे दौर पे आ गए हैं जहां बेहतरीन से बेहतरीन दवाइयां मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी है, मशीन से, रोबोटिक भी सर्जरी होती है, सब कुछ होता है। तो ये आप बिल्कुल सेफ हैंड में रहते हैं जब आप डॉक्टर के पास बिल्कुल आंखें बंद करके आप करवा सकते हैं। जो कहते हैं ना आंखें मूंद कर आई ट्रस्ट यू विथ माय आईज क्लोज, तो वो वाली बात है। कैटरैक्ट के बारे में हमें जरा बताइए। कैटरैक्ट जो आप कह रहे हैं कि सभी को हो जाता है, बिल्कुल, और हिंदुस्तान में तो प्राय सभी को होता ही है और होना है उनको। इससे कैसे बचें भाई, या ये हमें होना ही है और हम ये मान के चलें और फिर आप लोग डॉक्टरों के पास जाएं और फिर इलाज पूछें और इलाज करवाएं? क्या है ये बला, क्या है ये बताइए। तो जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ जो लेंस है वो जब सफ़ेद हो जाता है तो कैमरा में ऑब्वियसली लाइट अंदर जा नहीं पाती। जी जी। तो भाई अगर आपको दूर की चीज़ें साफ अब नहीं दिख रही, तो जो आदमी पहले दूर से आप पहचान लेते थे अब नहीं पहचान पा रहे, ठीक है, पास का आपको पढ़ने में भाई अब दिक्कत हो रही है। चश्मा चेंज भी कर लिया यार, पर मज़ा तो नहीं आ रहा इसमें, ठीक है ना। फिर वो आप जो टीवी के नीचे वाले कैप्शंस देखते थे, यार इसमें कुछ दिख नहीं रहा कि दलाल स्ट्रीट में हो क्या रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, सेंसस कितना पॉइंट गिरा। जी, तो वो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। और एक छोटी सी बात है, पर हमारे सारे गाँव वाले लोग कहते हैं सर चांद अब कई दिख रहे हैं एक की जगह, तो वो भी एक चीज़ है। तो अगर आपको ऐसे मल्टीपल इमेजेस दिखने लगे तो इसका मतलब है कि कैटरेक्ट आ रहा है, और इसका कोई इलाज दवाई से नहीं है भाई। बहुत से लोग दवाइयाँ पकड़ा देते हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जितना पैसा दवाई में डालोगे गुल्लक में डालते रहो, और अब क्योंकि करवानी एंड में आपको सर्जरी ही पड़ेगी, वही एक इसका मात्र उपचार है। सर्जरी ही इसका इलाज है जी, और किसी तरह से और कोई उपचार नहीं है जी, कोई इसका उपचार नहीं है फिलहाल। एक अहम सवाल ये है, चाहे बीमारी कोई भी हो, पेशेंट का पहला ये सवाल उठता है, डॉक्टर साहब हमको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। ये हमेशा होता है कि
हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर मी टू रिकवर? और रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने आँख का ऑपरेशन किया और वो 6 महीने तक बिस्तर पे ही पड़ा है या पट्टियां नहीं खुल रही, तो इट्स वेरी फ्राइटनिंग। हाँ, तो ये कैटरैक्ट जब होता है तो रिकवरी टाइम क्या है इसकी? तो अब कई लोगों के मन में अभी भी वो पुरानी पद्धति जहाँ पे हम बड़ा इंसिजन बनाते थे, एक बड़ा सा सुराग बना के उसमें 10 टाँके लगाते थे और उससे निकालते थे, वो कई लोगों के मन में बैठा हुआ है कि यार गर्मी है, सर्दी है, बारिश हो गई। हाँ, ये भी क्या है कि बारिश में नहीं, गर्मियों में नहीं, ये सब ये क्या, ये सब मिथ पुरानी है। बातें हैं। ये जरूर उस समय के लिए लागू थी। अब क्या पर है, इसमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत है ये या? उस जमाने में शायद रही होगी, क्योंकि एक तो घर में एसी नहीं था भाई, सबके पसीना टपक रहा है तो पता लगा पसीना ही आंख के अंदर घुस गया। जी जी जी। कुछ इस तरह की दिक्कतें आ गई जी। तो वो और कहीं इधर उधर गए, जाना पड़ा और चोट लग गई क्योंकि टांके बहुत हैं। अब तो भाई एक मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के अंदर से एक छोटा सा छेद बना के अंदर घुसते हैं और लेंस को सक करके बाहर निकाल लेते हैं। तो अमूमन तौर पे आप अगले दिन से कई लोग तो ऑफिस भी चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं और कुछ भी काम आप कर सकते हो। वो जो पुरानी समस्याएं थी अब बिल्कुल नहीं बची हैं। तो पर जब आदमी पूछता है कि भाई मैं कितने दिन में काम करने लगूंगा, तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा कार्मिक लोड मुझे तो पता नहीं। तो क्योंकि हर आँख की रिकवरी, हर आदमी की रिकवरी, क्या उसको शुगर है तो क्या वो उसकी शुगर उसकी हीलिंग को कम कर रही है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। कॉमॉर्बिडिटीज की वजह से जी किसी का ज्यादा वक्त लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, पर मोटे तौर पे आजकल कोई समस्या नहीं है। 2-3 दिन में आप बिल्कुल एक्टिव हो जाए। वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर हर्ष कुमार जी ने इतने तफसील में और इतने डिटेल में जो छोटी छोटी बातें भी थी उन सबको आपके सामने रखा। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उस ज़माने में पहुंच गए कि हर चीज़ का इलाज है। इसलिए आप बिल्कुल इस बात से खौफजदा न हो कि ये ख़तरनाक है, हाय हाय मेरा क्या होगा, मेरी आंखें चली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। व्हेन यू विद द राइट डॉक्टर्स एट द राइट टाइम, आपकी आंखों को कुछ नहीं होने वाला। आज मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव से, हु इज द पायनियर ऑफ स्टिचलेस कैटरैक्ट सर्जरी इन इंडिया। डॉक्टर महिपाल is the founder and chairman of Center for Sight Group of Eye Hospitals. He has been awarded with the coveted Padma Shri for his remarkable contribution in the field of cataract and refractive surgery. May I come in, Dr. Saab? Oh, hi. कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताएं। Always a pleasure to see you. My pleasure. अभी मैं डॉक्टर हर्ष कुमार जी से बात कर रहा था, तो कैटरैक्ट और मोतियाबिंद को लेके आंखों के मुतालिक उन्होंने बहुत सारी जानकारी है मुझे, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो अमूमन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आपसे गुजारिश ये है कि इन दोनों चीज़ों को ज़रा विस्तृत तरीके से, ज़रा विस्तार में बताएंगे कि इसकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो क्या है। कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया, वो उम्र के साथ लगभग सब व्यक्तियों को होता है। सभी को? हाँ, मतलब गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ ऑल ऑफ अस विल डेवलफ अ कैटरैक्ट। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं उसी तरह आपके लेंस की प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती हैं और वो सफ़ेद हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटरैक्ट्स एंड वी डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरीज। जो आपने सवाल पूछा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, वो सेमी रोबोटिक ब्लेड फ्री फेम्टो कैटरैक्ट सर्जरी है, जिसमें के लेज़र के ज़रिए हम कुछ स्टेप्स जो हैं वो कैटरैक्ट सर्जरी का करते हैं। आइए मैं आपको सर्जरी की टेक्निक बता ही देता हूँ। अच्छा। तो ये जो कैटरैक्ट की टेक्निक है इसको हम फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। फेम्टो लेज़र? हाँ जी। तो फेम्टो इज एक्चुअली अ क्वांटिफिकेशन ऑफ टाइम। ओके। तो दिस लेज़र फायर्स 1 quadrillionth of a second. It is so brief. सो ये जो लेज़र है ये एक पहले इमेज लेता है आई के फ्रंट की OCT से। ओके। उसके हिसाब से विद कंप्यूटर एडेड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यू एक्चुअली मेक 4 steps ऑफ द कैटरैक्ट सर्जरी विच आर डन बाय दिस लेज़र। तो उसके बाद जो लेंस है उसको ये लेज़र ने जो फ्रैगमेंट किया होता है छोटे छोटे टुकड़े करके, उसको हम एक छोटे से इंसिजन से जो विच इज़ 2-2.5 मिलीमीटर का होता है, उसके ज़रिए हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ओके। हाँ जी, वो वी सक इट आउट। ओके, सो इट हैज़ बीन ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन यू सक इट आउट। उसके बाद एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेंस है जिसको हम फोल्डेबल लेंस कहते हैं, उसको हम फोल्ड करके एक छोटे से इंजेक्टर सिस्टम में सेम जगह पे डाल देते हैं, जो कैप्सूलर बैग है उसमें डाल देते हैं।
और वो व्यक्ति की विजन जो है वो रिस्टोर कर देता है। दिस इज कैटरैक्ट सर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग सर्जरीज वेयर द आउटकम्स आर वेरी गुड। एंड ये जो फेम्टो लेजर कैटरैक्ट असिस्टेड सर्जरी है, दिस हैज मेड इट वेरी रिपीटेबल एंड इट हैज मेड इट मच मोर जेंटल एंड मच मोर प्रिसाइज। और इसमें जो आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और एक फाइनली चीज़ इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्जरी है इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता। अच्छा। ये केवल लोकल एनेस्थेटिक ड्रॉप से हम सुन कर देते हैं और हम इसको नो स्टिच, क्योंकि चीरा बहुत महीम है इसलिए वहाँ टाँका लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, नो इंजेक्शन, नो पैड, वॉक अवे सर्जरी कहते हैं। तो When you say walk away, तो कितना वक्त लगता है? पेशेंट उठ के चल के जाता है, उसमें 5-10 मिनट के बाद हम उसको चाय कॉफ़ी पिला के भेज देते हैं। अच्छा। So that is fine. Okay. So let's go and see the OT and we'll come. So we'll change and come to the OT. हम ये प्रोसीजर फेम्टोसेकंड लेज़र प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक रोबोटिक AI ड्रिवन ब्लेड फ्री कैटरैक्ट सर्जरी है। अब देखिए ये पेशेंट का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान है। ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक का कोन आँख पर रखा जाता है जिसके द्वारा लेज़र आई से कनेक्ट होता है। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक से आई के स्कैन लिए जाते हैं और प्रोग्राम ट्रीटमेंट को आंख पर परफेक्टली फिट करके लेज़र से 1 मिनट से कम में कंप्लीट प्रोसीजर किया जाता है। लेज़र प्री ट्रीटमेंट के बाद हम सेफली इस फ्रैगमेंटेड कैटरैक्ट को रिमूव कर सकते हैं और जब ये कैटरैक्ट रिमूव हो जाता है इसके स्थान पर एक कृत्रिम आर्टिफिशियल लेंस यानी कि IOL को हम इम्प्लांट कर देते हैं जिससे कि पेशेंट अच्छी और बढ़िया विजन रिकवर करता है। And now, ladies and gentlemen, let's meet our expert who is a cornea, cataract and refractive surgeon and the director at the Center for Sight, Dr. Ritika Sachdev. तो आइए इनसे जानते हैं कैटरैक्ट लेंसेज और उनसे जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। नमस्कार। तो बताइए कि ये लेंसेज क्या हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो जब आप कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं तो कुदरती लेंस आपने आंख से निकाल दिया। इस कुदरती लेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये फोकस के लिए आपके लिए ज़रूरी है, लाइट को फोकस करके क्रिस्प विजन बनाना। तो नेचुरली अगर ये आंख से निकाल दिया गया है, इसकी रिप्लेसमेंट में आपको एक आर्टिफिशियल लेंस डालना होगा। इसे हम इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं और कैटरैक्ट सर्जरी के एंड रिजल्ट में ये लेंस आंख में इम्प्लांट होता है। शुरू में हम नॉन फोल्डेबल लेंसेज या रिजिड लेंसेज डालते थे क्योंकि ये फोल्ड नहीं हो पाते थे, इसके लिए बड़ा चीरा लगता था जिसमें टांके आते थे। लेटेस्ट सर्जरी में फोल्डेबल लेंसेज इस कार्ट्रिज सिस्टम में फोल्ड करके डाले जाते हैं और इस 2 मिलीमीटर से कम की टिप से आंख में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ये लेंस आंख के अंदर जाके अनफोल्ड हो जाते हैं, अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सर्जरी स्टिचलेस हो जाती है। सो फोल्डेबल इंट्राओक्यूलर लेंसेज मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी में यूज होते हैं। ये कमाल की बात है। आई मीन ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की देन है। जो पहले जो चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आती थी अब बहुत आसान सी हो गई हैं। तो ये पेशेंट्स कितना कंफर्टेबल रहता है ये सब जान के? तो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि लेंसेज फोल्डेबल में भी बहुत सारी ऑप्शन है। ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑप्शन क्या बेस्ट रहती है। तो जैसे आप अपनी दुनिया देखते हैं उसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। डिस्टेंस की दुनिया जैसे हम आपको टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इंटरमीडिएट दुनिया जो एक हाथ की दूरी पे है, जो हम डेस्कटॉप पे देखते हैं या हम अपने आप मेकअप कर रहे हैं मिरर में या हम किचन में सब्जी काट रहे हैं, ये इंटरमीडिएट या इस दूरी की दुनिया है। और नियर की दुनिया फोकस में लाते हैं जब हम सिलाई बुनाई पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं या पिटाई। तो इस 3 फोकस में दुनिया हमारी बटी है लेंसेज को समझने के लिए। तो जो मोनोफोकल लेंस है, मोनो मीन सिंगल फोकस लाते हैं, तो नॉर्मली इनको डिस्टेंस के लिए हम सेट कर देते हैं। तो जब ये लेंस आपकी आंख में डलता है दूर की नजर आपकी साफ हो जाती है। पढ़ने के लिए और कंप्यूटर के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। कभी कभी नजर ही साफ हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना? मतलब रिस्क फैक्टर तो कुछ भी नहीं है।
हर सर्जरी में मिनिमल रिस्क फैक्टर होता है। कैटरैक्ट इज द सेफेस्ट प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। तो मोनोफोकल लेंसेज में जैसे आपने एक फोकस दे दिया, अब क्वालिटी ऑफ विजन इंप्रूव करने के लिए आपके पास अगर कई कैमरा है, सेम मेगापिक्सल कैमरा में भी बेटर इमेज आ सकती है अगर आप लेंस की प्रोफाइल चेंज कर दें। वैसे ही मोनोफोकल लेंस की अगर आप एस्फेरिक प्रोफाइल कर लें तो विजन आपकी क्रिस्प और क्लियरर हो जाती है। तो ये एडवांस हुआ मोनोफोकल एस्फेरिक लेंस। पर हर इंसान को ख्वाहिश होती है कुछ ज्यादा की, तो दूर के लिए आपको चश्मा ना लगाना पड़े पर पास के लिए भी ना लगाना पड़े, इसके लिए आए मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंसेज में 2 पॉइंट पे फोकस बढ़ गया, दूर का भी और पास का भी। अच्छा। तो ज्यादातर आप काम बगैर चश्मे के कर सकते हैं, पर इसकी 2 छोटी सी कमियां रह गई जिसकी वजह से ये पॉपुलर नहीं हो पाया। पहला कि आजकल की दुनिया है डिजिटल डिवाइस, तो इंटरमीडिएट जोन पे जब आप कंप्यूटर देखते हैं वो काम इससे नहीं हो पाया। दूसरा, क्योंकि लाइट बढ़ गई तो एक हल्की सी कमी आ गई कि आपको लाइट के छल्ले या हेलोज और ग्लेयर दिखते हैं ब्राइट लाइट के सामने। जैसे कि आप रात को ड्राइव कर रहे हैं और सामने से एक हेडलाइट आती है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। सर्जरी के बाद भी ऐसा होता है? सर्जरी के बाद ये सिम्टम्स मल्टीफोकल लेंसेज में होते हैं। तो जो लोग ज्यादा नाइट ड्राइविंग करते थे, ज्यादा एक्टिव होते थे, ये लेंस के लिए ऑप्ट नहीं कर पाते थे इन कमियों की वजह से। तो साइंस ने और एडवांस किया और मल्टीफोकल लेंस के बाद लाई ट्राईफोकल लेंस। ट्राईफोकल लेंस में आपके तीनों फोकस, डिस्टेंस जैसे कि आपको मूवी में देखना, डेस्कटॉप पे देखना इंटरमीडिएट जो हो गया या हाथ की दूरी वाला, और पास का डिस्टेंस जो पढ़ाई लिखाई का डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंस ट्राईफोकल में चश्मे के बगैर काफी हद तक साफ हो जाता है। अच्छा। तो आप इस लेंस के बाद बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो डिस्टेंस की विजन आपकी साफ है, दूर की गाड़ी दिख रही है। फिर आप स्पीडोमीटर देख रहे हैं, इंटरमीडिएट विजन आपकी साफ है। फिर आप अपनी घड़ी पे टाइम देख रहे हैं, नियर विजन भी आपकी साफ है। बगैर चश्मे के आपको ये पूरी रेंज मिलती है ट्राईफोकल। जी। लेकिन दिक्कत बाईफोकल में है जी। तो ट्राईफोकल में जो बाईफोकल की हेलोज और ग्लेयर वाली दिक्कत थी वो बहुत कम के जितनी हो गई है, बिल्कुल नाम मात्र रह गई है। पत्नी कहने लगी कि मेरे पति जो हैं देवता हो गए, कैसे? बोले उनके पीछे मुझे हेलो नजर आ रहा। बोले आपके आंखें खराब, आपने बाईफोकल कराया क्या? जी। तो ये अच्छी एक्सप्लेनेशन है हेलो और ग्लेयर की। पर ट्राईफोकल में ये दिक्कत काफी ना के बराबर हो गई है। और जो लेटेस्ट मॉडर्न डे लाइफ को अडेप्टेड लेंसेज हैं वो है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। एक एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस जो हमारी दुनिया कंप्यूटर की और दूर की जो आजकल की दुनिया है उसको कवर करता है। इस पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस नहीं होता, एक पूरी रेंज मिलती है आपको, डिस्टेंस से लेके कंप्यूटर तक, डेस्कटॉप तक, इंटरमीडिएट। और इसमें कोई भी ग्लेयर हेलोस के साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस बहुत यूजफुल है और बहुत पॉपुलर है। तो आप लोग बाईफोकल रेकमेंड नहीं करते? बाईफोकल हम यूजुअली हाउसवाइफ्स या रिटायर्ड पीपल में रेकमेंड करते हैं जिनकी नाइट लाइफ कम होती है, जो ड्राइविंग कम करते हैं, क्योंकि इंडोर एम्बिएंट लाइटिंग में ये सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते। पर ट्राईफोकल लेंसेज बाईफोकल से ज्यादा महंगे हैं, but if budget is not a constraint, तो trifocal lenses are better and far more successful for avid readers। पर जो young active थोड़े से हैं जो बहुत रीडिंग कम करते हैं और ज्यादातर आपका डेस्कटॉप पे रीडिंग रहता है, उनके लिए एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस आइडियल है। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस जी। मतलब आपको दूर से कंप्यूटर तक की जो जर्नी है, जो आजकल की जिंदगी है, वो पूरी कवर करते हैं। और जो सिलाई बुनाई लिखाई पढ़ाई के लिए आप चश्मे को सप्लीमेंट कर सकते हैं, और पिटाई के लिए आप चश्मे को सप्लीमेंट कर सकते हैं। जी। आजकल की दुनिया डिस्टेंस और कंप्यूटर स्क्रीन, दूर से शुरू और कंप्यूटर स्क्रीन पे खत्म। तो ये बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कंप्यूटर से हटते ही नहीं। मतलब मेरे बगल में जो को पैसेंजर थी आज, जो मैं जिनके साथ था, वो 2.5 घंटे तक ऐसे ही थी, ना उन्होंने दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना सामने देखा। वो कंटिन्यूअसली अपने स्क्रीन पे ही नजर गड़ाई हुई थी। तो उससे आंखों पे असर नहीं पड़ता है? अगर आपने खास तौर पे अगर सर्जरी कराई हुई और आप इस तरह से एक ही चीज पे टिके हुए हैं जो बिल्कुल आपके नजदीक है, तो आंखों पे उस पर असर नहीं पड़ता? आई स्ट्रेन इससे बहुत कॉमन है, पर इससे आपकी विजन कम नहीं होती। अच्छा। तो आई स्ट्रेन कंप्यूटर यूज में काफी कॉमन है और इसको डिफीट करने के लिए 3 सिंपल टिप्स हैं। पहली चीज, जब आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो ब्लिंक फ्रीक्वेंटली करें। जब आप पलक झपकते हैं आपकी आंख की नमी वापस आ जाती है। दूसरी चीज ये है
कि आपको ब्रेक लेनी चाहिए। जी। जो कंटिन्यूस आप कह रहे हैं 20 मिनट्स के बाद हम बोलते हैं 20 सेकंड्स की ब्रेक लीजिए, एक दूर के ऑब्जेक्ट को देखिए या आंख बंद कर लीजिए, उससे आपकी थकावट टूटती है। तीसरी बात यह है, कई बारी हल्का सा नंबर होता है चश्मे का या आंखें ड्राई होती हैं, तो चश्मे की पावर और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें अगर आप एक्सेसिव कंप्यूटर यूज करते हैं तो। रितिका जी, एक बहुत चिंताजनक बात यह है कि वी आर टर्निंग इनटू अ डायबिटिक नेशन। एवरी सेकंड पर्सन इज नाउ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो जो डायबिटिक होता है उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है या क्या एहतियात बरतना है उनको? तो डायबिटीज़ आंखों को इफेक्ट करती है। आपको अगर आप डायबिटिक हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली, डायबिटिक आई डैमेज में कई बारी नज़र नॉर्मल होती है, तो अगर आपकी नज़र नॉर्मल भी है तो हर साल कम से कम एक बारी पूरा आई चेकअप करवाएं, खासकर अपने रेटिना का जो इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, डायबिटिक आई डैमेज के सिम्टम्स, आपको काले धब्बे नजर आना, नज़र टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, लाइन डिस्टॉर्ट होना या नज़र धुंधली हो जाना, तो आपको आई चेकअप जल्दी करवाना चाहिए। तीसरा, डायबिटिक डैमेज अर्ली से स्टार्ट होके सीवियर तक चलता है। अर्ली डैमेज को हम सिंपली ट्रीट कर सकते हैं इंजेक्शंस और लेज़र से, और सीवियर केस में सर्जरी के बावजूद नज़र पूरी वापस नहीं आती। तो ये ज़रूरी है कि आप समझें कि ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे कराएं और ट्रीटमेंट को डिले ना करें अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बताइए कि चश्मा खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें चश्मे खरीदते समय 3 बातों का ख्याल रखना मैं चाहिए। बताता हूँ 3 बातें। पहली बात, आपकी जेब होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें पर्स होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें पैसा होना चाहिए। नहीं तो खैर, ये मजाक की बात है। हाँ, किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहली चीज़ कि आपको नज़र तो लेंस से आता है, तो लेंस की फिटिंग और प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट को मिलना होगा। दूसरा, आप जो फ्रेम लेते हैं उसको आपको पूरे दिन पहनना है, तो उसकी साइज, फेस के और मटेरियल और नोज प्रेशर, ये सारी चीज़ें कंफर्टेबल हो तभी आप उसका पूरे दिन यूज़ कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी जो कोटिंग्स होती हैं वो वेरियस टाइप्स की होती हैं, चाहे एंटी ग्लेयर कोटिंग हो, चाहे ब्लू लाइट कोटिंग हो, वो आप अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, भले ही चश्मे को स्टाइल स्टेटमेंट माना जाए, इसके पीछे एक साइंस है। तो साइंस और स्टाइल मिला के ही परफेक्ट चश्मा बनता है। स्पेक्टिकल ऑफ योर। यस। हाँ, दोनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इट शुड जस्ट बी अ स्टाइल स्टेटमेंट। तो अगर आप चश्मे को सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट मानेंगे तो जो फंक्शनल बेनिफिट चश्मा देता है वो आपको नहीं मिलेगा और आपकी आंखें थकी हुई रहेंगी, आपकी फंक्शनल जो आउटकम है वो कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अंदरूनी बातें बताई और बारीकी से बताई। Because it has to be from verified sources and it has to be the right advice for you. तो दोस्तों, प्रोग्राम खत्म करने से पहले हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए, और सभी डॉक्टर्स का, यानी डॉक्टर महिपाल सचदेव जी का, डॉक्टर हर्ष कुमार जी का और डॉक्टर रितिका सचदेव का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फॉर देयर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन आई केयर। आप सभी से गुजारिश है कि जो तमाम बातें आपने अभी सुनी उन पर अमल जरूर कीजिएगा, और एक गुजारिश है, do not forget to subscribe Center for Sight YouTube page for authentic content and do not forget to press the bell icon. और इतना याद रखिएगा, आंखें हैं तो जहां है। वो किसी ने कहा है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। नमस्कार।